अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक नंबर 1.6 विच इज़ द साइंटिफिक मेथड, इसको हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो साइंटिफिक मेथड असल में होता क्या है? तो साइंटिफिक मेथड होता है ये कि हम कुछ स्टेप्स हों किसको करने के लिए, कोई भी साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक रिसर्च, इसको परफॉर्म करने के लिए जो हम कुछ स्टेप्स, कुछ हम तरतीब बनाते हैं, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट क्यों किया जाता है, हम इसको क्यों अप्लाई करते हैं? अगर मैं सिंपल ये कहूं कि हम सोल्व करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब मैंने बायोलॉजिकल की बात की है। अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये फिर साइंटिफिक मेथड नहीं रहेगा, ये बन जाएगा बायोलॉजिकल मेथड। और अगर हमारे पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई रिसर्च है जिसको हम करना चाहते हैं, उसके जो स्टेप्स होंगे उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड, और वो जो प्रॉब्लम होगी जिसको हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं वो होगी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसके कुछ मेजर स्टेप्स है जिनको हम एक एक करके डील करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन, किस चीज की रिकॉग्निशन? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। अब साइंटिस्ट है, उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता ही नहीं है कि मैंने सोल्व कौन सी प्रॉब्लम करनी है या मैंने रिसर्च किस चीज के ऊपर करनी है, तो आगे नहीं चल पाएगा। तो साइंटिफिक मेथड यानी कि बायोलॉजिकल मेथड का सबसे पहला जो स्टेप होगा वो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, कि वो रिकॉग्नाइज करेगा कि किस चीज के ऊपर मैं रिसर्च करने जा रहा हूं, और जब वो रिकॉग्नाइज कर लेगा तो ये उसका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब बुक में जो मेंशन है ये रिकॉग्निशन साइंटिस्ट खुद कर सकता है या कोई फार्मर भी कर सकता है। बुक में मिसाल भी दी गई है। वो कहते हैं कि एक लैंड है, एक जमीन है, कि जिसके ऊपर जो क्रॉप्स है ना, यानी कि जो वहां की आप कह लें खेत है, उनकी प्रोडक्शन जो दूसरी लैंड है, जो इर्द गिर्द की जमीन है, उससे ज्यादा आ रही है। तो ये एक अलग फिनोमिना है। लोगों ने आगे साइंटिस्ट को बताया, साइंटिस्ट खुद भी इसको रिकॉग्नाइज कर सकता था, अब लोग भी इसको आगे बता सकते हैं कि इस तरह से हो रहा है। तो फिर वो देखेगा कि उस जो स्पेसिफिक एरिया है लैंड का, उसमें ऐसा क्या चीज है कि वो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल वहां पे एक अलग फिनोमिना हो रहा है कि कुछ पौधे जो हैं अलग रेट के साथ जो है वो ग्रो कर रहे हैं, जबकि यहाँ जो जमीन है यहाँ पे पौधे जल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? फिर साइंटिस्ट के ऊपर रिसर्च करेगा और उसके सारे स्टेप्स को हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। तो ये पहली थी रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो ये हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट जो आता है ना, वो आता है ऑब्जर्वेशन। अच्छा, वो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है किसी भी चीज को थिंक करना, किसी भी चीज को सोचना। और जब आप उसको सोच रहे होते हैं, जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो ये दो बेसिस पर होता है। सबसे पहली बेस क्वालिटेटिव, सेकंड बेस क्वांटिटेटिव। अब ये जो क्वालिटेटिव है ये क्वालिटी से रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव जो है ये क्वांटिटी से रिलेटेड है, मिकदार से रिलेटेड। अब इनमें से किसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है? हम क्वांटिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम ये कहते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बहुत हाई है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, ये क्वालिटी है, बहुत हाई। और अगर हम ये कहें कि भाई पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, हमने एक क्वांटिटी बता दी है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगी क्योंकि इसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है। अब बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन की किस तरह से जा सकती है, इसकी 5 सेंसेस वो बुक में मेंशन नहीं है लेकिन हम लिख लेते हैं। तो 5 सेंसेस, तो सेंसेस कौन कौन सी होती थी? टच है, स्मेल है, टेस्ट है, विजन है, और लास्ट पे सुनना, हेयरिंग है। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन वाला सेकंड स्टेप, कि जिसके अंदर हमने 5 सेंसेस की बेस पे दो किस्म की ऑब्जर्वेशंस करनी है, या तो क्वांटिटेटिव या तो क्वालिटेटिव। प्रेफर हम किसको करते हैं?
क्वांटिटेटिव। इससे अगला जो हमारा है ना स्टेप, वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? साइंटिस्ट के पास ना एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई है, उसने उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व करने के बाद ना वो विदाउट एक्सपेरिमेंट कोई टेंटेटिव आइडिया देता है, कहता है यार मुझे लगता है कि ये ना इस तरीके से होगा, ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना ये इस तरीके से सोल्व हो सकती है या इसकी ये वजह हो रही है। तो ये जो सोच विचार के थ्रू उसने एक हल दिया है, एक तरीका बताया है कि इस तरह से हो सकता है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो अगर मैं सिंपल लिखूं तो ये क्या है? ये टेंटेटिव आइडिया है। कौन सा आइडिया? टेंटेटिव आइडिया, सिर्फ सोचा हुआ, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हुआ। अच्छा, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसकी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे पहली है वो है आंसर टू द प्रॉब्लम। भाई जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये उसका वाकई आंसर कर रहा हो, ठीक। अगर हम सेकंड वन पे जाते हैं तो ये है सेकंड वन जो है हमारे पास वो है मैच विद अवेलेबल डाटा। इससे पहले जो हमारे पास बायोलॉजी का डाटा पड़ा हुआ है, हमारे पास रिसर्च पेपर हैं, हमारे पास बुक्स हैं बायोलॉजी की, हमारे पास प्रीवियस साइंटिस्ट हैं, कुछ हमारे पास थ्योरीज हैं, उनके खिलाफ ना हो, ये उनसे मैच करती हो, ये वाला हाइपोथेसिस। थर्ड वन क्या है? टेस्ट एबल हो, मतलब आप इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो सकेगा तो ये तो आगे जाएगा ही नहीं, ये तो हाइपोथेसिस ही रह जाएगा जब एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। और आखिरी जो है इट कैन बी फॉल्स एबल, इसको आप कोई दूसरा साइंटिस्ट जो इसके खिलाफ है वो इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके फॉल्स भी साबित कर सकता है कि भाई ये हाइपोथेसिस ठीक नहीं है, और उसकी जगह वो एक नया हाइपोथेसिस देगा। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है हाइपोथेसिस से रिलेटेड कि व्हाट आर द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइपोथेसिस। अब हम चलते हैं अपने 4th स्टेप के ऊपर। तो हमारा जो 4th स्टेप है ना वो है डिडक्शन। हमने हाइपोथेसिस बना लिया। मिसाल लेते हैं, हमने कहा कि वो लैंड जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी हमारी यहाँ पर, कि वो जमीन के जहां पे क्रॉप ज्यादा तेजी से उग रही है, हमने उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद हमने कहा हमें लगता है कि उस जमीन के अंदर आयरन ज्यादा है। ये क्या है? हाइपोथेसिस है, ये टेंटेटिव आइडिया है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ सोचा है कि हमें लगता है, मुझे लगता है कि उस जमीन के अंदर ना आयरन ज्यादा है, जिसकी वजह से ये क्रॉप्स जो है ना ये ज्यादा जल्दी उग रहे हैं। अब डिडक्शन क्या होगी? हमने इस हाइपोथेसिस की बेस पे डिडक्ट करना है इफ एंड देन की बेस पे। हम ये कहेंगे कि वो जमीन जहां पर क्रॉप ज्यादा जल्दी उग रहे हैं, किस वजह से? आयरन की वजह से। इफ, अगर ये हो रहा है तो देन, अगर हम दूसरी जमीन के अंदर भी आयरन ऐड कर दें तो वहां पर भी क्रॉप्स जल्दी उग सकती हैं। तो इफ एंड देन यानी कि हाइपोथेसिस की बेस पे हम एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। इफ एंड देन की स्टेटमेंट के अंदर ये होती है डिडक्शन। अब आपकी बुक में ना एक एग्जांपल दी हुई है इसकी। मैं हाइपोथेसिस को एच से लिखता हूं, डिडक्शन को मैं डी से लिखता हूं। बुक में ये कहा गया है कि जो डिसकलरेशन, मतलब जो हमारे लीफ का कलर होता है वो ग्रीन होता है, अगर वो येलो हो रहा है, अगर वो येलो हो रहा है जिसको हम डिसकलर कह देते हैं, डिसकलरेशन, वो उसकी जो वजह है कॉज लेस अमाउंट ऑफ आयरन। कि हमारे पास वो जो पौधा है जो डिसकलरेशन शो कर रहा है अपने पत्तों की, वो उसकी वजह क्या हो सकती है? कॉज क्या हो सकती है? कि आयरन कम है उसके पास। ये हाइपोथेसिस है। डिडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि इफ दिस डिसकलरेशन कॉज्ड बाय आयरन देन वी ऐड आयरन टू द सोइल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आपके हाइपोथेसिस के मुताबिक
आयरन की वजह से वो डिस्कलर हो रहा है, तो अगर आप उसकी जमीन के अंदर उसकी जहां पे जड़ें हैं उधर आयरन ऐड कर देंगे तो उसकी ये डेफिशिएंसी खत्म होनी चाहिए, उसका फिर डिस्कलरेशन नहीं होनी चाहिए, तो वो प्लांट सही तरह से ग्रो करना चाहिए। ये डिडक्शन हो गया इफ एंड देन की बेस पे, जो आपकी बुक के अंदर ये वाली एग्जांपल मेंशन है। हमारा जो पांचवा स्टेप है ना वो है एक्सपेरिमेंट। अब हमारा जो हाइपोथेसिस था हमने उसकी डिडक्शन कर लिया, डिडक्शन करने के बाद हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे। अब एक्सपेरिमेंट में या तो दो ही काम होने हैं, एक या तो ये जो हमारा हाइपोथेसिस था ये ट्रू साबित होगा, और या तो ये वाला हमारा जो हाइपोथेसिस था ये फॉल्स होगा। तो अगर तो ये ट्रू हुआ, अगर तो ये ट्रू हुआ, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, एक की बेस पे हम ये नहीं कहेंगे, हम मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, हम भी करेंगे, जो साइंटिस्ट इस हाइपोथेसिस के खिलाफ है वो भी करेंगे। तो अगर दोनों तरफ से यह हाइपोथेसिस ठीक साबित हुआ तो ये ट्रू साबित होगा और इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट इसका फॉल्स रिजल्ट देता है तो फिर हम इस हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस ही के दर्जे पे रहने देंगे, इसको आगे लेकर नहीं चला जाएगा। अब यहां पर ना एक्सपेरिमेंट के अंदर बुक के अंदर एक चीज लिखी हुई है, उसको हम डील कर लेते हैं, वो है कंट्रोल ग्रुप। अब कंट्रोल ग्रुप क्या है? जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उस एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट आना होता है, वो रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, यानी कि या तो पॉजिटिव रिजल्ट होता है या तो नेगेटिव रिजल्ट होता है। अब हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव रिजल्ट है? तो इसलिए हम यूज करते हैं कंट्रोल ग्रुप। हम कंट्रोल ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी एक पॉजिटिव रिजल्ट होता है और ऑलरेडी एक नेगेटिव रिजल्ट होता है जो हमें नजर आ रहा होता है। मिसाल ले लेते हैं कि भाई जो पॉजिटिव रिजल्ट होगा ना वो हमें रेड नजर आएगा और जो नेगेटिव रिजल्ट होगा वो हमें ग्रीन नजर आएगा। ये मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव हमें पता है क्योंकि हमारे पास ये दोनों ग्रुप्स मौजूद हैं, ये कंट्रोल ग्रुप है। अब हम जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हमने एक एक्सपेरिमेंट ये किया, एक हमने ये किया, एक हमने ये किया, एक के अंदर हमें ये कलर नजर आया, एक के अंदर हमें ये कलर नजर आया और आखिर वाले के अंदर हमें ये कलर नजर आया, तो हम ये कह पाएंगे कि भाई जो ये दोनों हमने अब एक्सपेरिमेंट किए हैं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्यों कहा हमने? क्योंकि हमने इसकी बेस पे कहा कि हमें कंट्रोल ग्रुप हमारे पास मौजूद थे और हमने कह दिया कि ये कंट्रोल ग्रुप की बेस पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो ये एक्सपेरिमेंट वाला हमारा सारा स्टेप कंप्लीट होता है और आखिर में जो हमारा स्टेप है वो है रिजल्ट्स। अच्छा, रिजल्ट क्या है? हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, अभी हाइपोथेसिस लिया, डिडक्शन की, डिडक्शन करने के बाद हमने उसके ऊपर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। अब अगर तो वो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट है असल में, उस हाइपोथेसिस का रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर तो रिजल्ट ट्रू आता है हम इसको आगे 1.7 टॉपिक के अंदर इसको हम डील करेंगे। मिसाल के तौर पे एक हाइपोथेसिस है, वो ट्रू आ गया है, उसका रिजल्ट सही आ गया है, तो उसको फिर हम आगे लेके चलेंगे मजीद। अगर उसका रिजल्ट फॉल्स आता है तो वो हाइपोथेसिस ही रह जाएगा, आगे नहीं चल पाएगा। आगे अगर ये ट्रू बन जाता है तो आगे ये किस किस स्टेप पे जाता है और इसको क्या क्या कहा जाता है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारा था साइंटिफिक मेथड वाला और हमने डील किया है सारा बायोलॉजिकल मेथड। तो इसके 6 मेन स्टेप्स थे जिनको हमने डील किया है। अगर इनसे रिलेटेड आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।